आईटीआर 3 के नेक्स्ट पार्ट में आपका वेलकम। तो हम लोग आज आईटीआर 3 नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। आप लोग अपना आईटीआर फाइल सेक्शन में आप लोग लॉगिन कर लिए और अपना आईटीआर 3 वाला सेक्शन आप सिलेक्ट कर लिए। कंटिन्यू नाउ इनकम वाला में क्या-क्या टैब यहाँ पे सिलेक्ट करना है, हम लोग ये लास्ट लेक्चर में हम लोग सीख लिए। कौन-सा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका पूरा डिटेल्स हम लोग सीख लिए। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे बिज़नेस वाला पार्ट, कि बिज़नेस में हम लोग को कौन-सा मैंडेटरी है, कौन-सा हम लोगों को ना लेने से भी चलेगा। तो चलिए हम लोग बिज़नेस वाला पार्ट अभी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बिज़नेस में हम लोगों को पार्ट ए बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदर इन्फॉर्मेशन, क्यूडी, बीपी, ईएसआर, आईसीडीएस, टीपीएसए एंड जीएसटी। ये इतना सारा चीज़ हम लोग को है। अभी एक-एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि कौन-सा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरा चीज़ को, सारा चीज़ को हम लोग विथ एग्ज़ाम्पल हम लोग आज सीखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैलेंस शीट मैंडेटरी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैंडेटरी, ट्रेडिंग अकाउंट मैंडेटरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंडेटरी एंड शेड्यूल बीपी बिज़नेस इनकम और प्रोफेशन से इनकम इट इज़ मैंडेटरी। ये जो आपको 5 चीज़ आपको दिख रहा है, ये 5 नंबर्स ऑफ पॉइंट इज़ मैंडेटरी, मतलब ये आपको सिलेक्ट करना ही है। पहले हम लोग मैंडेटरी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, देन हम लोग अदर्स के बारे में समझेंगे। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि बिना इसके आईटीआर 3 फाइलिंग नहीं हो सकता। एक आईटीआर 3 फाइलिंग में आपको बिज़नेस से इनकम दिखाना ही पड़ेगा। तो मतलब आपको बिज़नेस से इनकम दिखाएँगे तो आपको बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बिज़नेस प्रोफेशन से इनकम आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। तो आपको ये 5 पॉइंट आपको सिलेक्ट करना ही है, ये मैंडेटरी है। तो इसको हम लोग अभी सीख लेते हैं, इसमें क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको 31st मार्च, मतलब जिस साल का आप पढ़ रहे हैं, उस साल का 31st मार्च तक का जो भी आपका डिटेल्स था, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डेब्टर, फर्नीचर, क्रेडिटर, कैपिटल, ये सारा चीज़ आपको अपने बैलेंस शीट में पुट करना होगा, आपको दिखाना होगा ये सारा चीज़ का डाटा। ये सारा चीज़ का डाटा आपको वहाँ पे फिल अप करना होगा। इसीलिए बैलेंस शीट आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो मैंडेटरी है, इसमें आपको क्या दिखाना होगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको दिखाना होगा, देखिए, ये पहले हम लोग बेसिक समझ ले रहे हैं अभी। इसके बाद हम लोग तो लाइव पोर्टल में प्रैक्टिकल करेंगे ही। फर्स्ट आपको बेसिक समझना है कि बेसिक क्या है? क्या चीज़ किस लिए इम्पोर्टेंट है? किस चीज़ में कौन-सा सेक्शन में कौन-सा नंबर्स ऑफ यूनिट, कौन-सा नंबर ऑफ चीज़ उसमें डालना है, ये हम लोग को समझना है। इसीलिए हर चीज़ हम लोग एक प्रैक्टिकल के साथ-साथ हम लोग बेसिक भी हम लोग सीख रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में हमको क्या करना है? परचेज़, जो परचेज़ हुआ था आपका, वो मटेरियल हो सकता है या कुछ भी आपका परचेज़ हुआ था जो, वो आपको कितना अमाउंट का परचेज़ हुआ था, वो आपको डालना है। वेजेस आपको डालना है, कितना आप वेज पे किए हैं। पावर एंड फ्यूल कॉस्ट आपको डालना है, क्लोजिंग स्टॉक आपको डालना है। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको ये सारा चीज़ डालना है, ओके? इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये इम्पोर्टेंट है। हर बिज़नेस में आपको परचेज़, वेजेस, फ्यूल एंड क्लोजिंग स्टॉक ये मैंडेटरी है। देन उसके बाद आ जाता है 3 नंबर हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सेल्स डालना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक डालना पड़ता है, परचेज़ डालना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक डालना पड़ता है एंड लास्ट में जो ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ध्यान रखिए। नेट प्रॉफिट तो इसके बाद निकलेगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मतलब हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, कैसे? सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा चीज़ को कैलकुलेशन करके हमको ट्रेडिंग अकाउंट वाला जो सेक्शन है उसको फिल अप करना है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। जैसे अभी इसके पहले हम लोग सीख लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ट्रेडिंग अकाउंट में,
बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, मतलब नेट आपका कितना बिजनेस से इनकम हुआ। कैसे? आपका ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख, सैलरी 2 लाख, रेंट आपने पे किया है 1,20,000, ये सारा चीज माइनस हो रहा है, मतलब आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 8 लाख। इससे आप अपना स्टाफ्स को सैलरी पे किए हैं 2 लाख, आपने रेंट दिया है, ऑफिस के लिए हो सकता है, गोडाउन के लिए हो सकता है, आपने रेंट दिया है। इलेक्ट्रिसिटी में आपका 36,000 आपका खर्चा हुआ है, इंटरनेट कॉस्ट है आपका, डेप्रिसिएशन है आपका, ये सारा चीज माइनस करके 8 लाख से आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 3,80,000। एक एग्जाम्पल में आपको हम समझाएं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको नेट प्रॉफिट निकालना है, इस सारा चीज का डाटा पुट करके। नाउ ना हम लोग का लास्ट मैंडेटरी जो है बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम, इसका पर्पस है ये कंप्यूट टैक्सेबल बिजनेस इनकम, जो मेन जो टैक्सेबल बिजनेस इनकम है उसको कैलकुलेट करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट मान लीजिए आपका 3,80,000 हुआ है, वो से डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, अलाउड एक्सपेंसेस है, मतलब जो एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउड है वो आपका माइनस हो जाएगा और जो अलाउड रिडक्शन है वो आपका प्लस हो जाएगा। कैसे, इसको एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए मिस्टर आकाश नेक्स्ट जेन टैक्स कंसल्टेंसी रन करते हैं। एज एग्जाम्पल उनका नेट प्रॉफिट हुआ है 3,80,000, ये उनका बुक में उन्होंने शो किया है 3,80,000 एज ए प्रॉफिट। ओके, नाउ कुछ डिसअलाउड एक्सपेंसेस भी उन्होंने शो किया है, जैसे उन्होंने इनकम टैक्स पेड किया था, पर्सनल मोबाइल बिल पेमेंट किया था, जीएसटी में पेनल्टी दिया था, तो टोटल मिला के 20,000 जो है उन्होंने एक डिसअलाउड एक्सपेंसेस उन्होंने क्लेम किया था। नाउ ये आपका ऐड हो जाएगा, दिस आपका ये जो आपने क्लेम किया था ये आपका ऐड हो जाएगा क्योंकि ये डिसअलाउड है। नाउ अलाउड डिडक्शन, मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका फाइल को स्क्रूटिनी किया, देखा ठीक से, वहां पे देखा कुछ एडिशनल आपका डेप्रिसिएशन भी कुछ ऐड है, कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, तो 10,000 आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया। नाउ आपको भी क्या करना है, नेट जो प्रॉफिट है आपका 3,80,000, डिसअलाउड एक्सपेंसेस आपका प्लस हो गया, अलाउड डिडक्शन माइनस हो गया, लेके आपका 3,90,000 टैक्सेबल बिजनेस इनकम आपका बन के आ गया। इसी को बोला जाता है कि आपका बिजनेस और प्रोफेशन में जो कंप्यूट टैक्सेबल बिजनेस इनकम आपको कैलकुलेट करना है। कैसे? डिसअलाउड एंड अलाउड डिडक्शन को लेके। तो हम लोग मैंडेटरी वाला पार्ट जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग ई फाइलिंग में हम लोग आ गए। यहाँ पे जो मैंडेटरी पार्ट है, जो आपका जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हमको उसको मैंडेटरी जो लोग पार्ट है उसको हमको सिलेक्ट करना है। मैंडेटरी वाला पार्ट क्या है, उसका क्या डेफिनेशन है, ये किस लिए एप्लीकेबल है, सारा चीज अभी हम लोग समझ लिए। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में, जो है हम लोगों का अदर इंफॉर्मेशन पार्ट ए, क्यू डी, ईएसआर, आईसीडीएस, टीपीएस एंड जीएसटी। नॉन मैंडेटरी में सबसे पहले आ जाता है फिफ्थ नंबर पॉइंट, ओ आई अदर इंफॉर्मेशन। इसमें हमको क्या करना है, ये एक्चुअली है क्या, एक्चुअली है रिपोर्ट एडिशनल बिजनेस इंफॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग का मेथड, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ऑडिटर डिटेल्स, ये सब यहाँ पे डालना पड़ता है। कैसे, मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। सपोज मिस्टर आकाश रन्स ए टैक्स कंसल्टेंसी, ओके, एनुअल टर्नओवर 75 लाख, वो अपना बुक्स टैली में मेंटेन करता है, अपना जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस है, मर्सेंटाइल अकाउंटिंग यूज करते हैं, बुक्स को ऑडिट करते हैं। नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहते हैं कि हाउ बुक्स आर मेंटेन, कैसे वो अपना बुक्स को मेंटेन करता है, मतलब टैली में, जोहो में, कहाँ में मेंटेन करते हैं, हाउ स्टॉक्स आर वैल्यूड, हु ऑडिटेड द बुक्स, दिस डिटेल्स आर एंटर्ड इन पार्ट ए अदर इंफॉर्मेशन। तो मतलब अदर इंफॉर्मेशन में
हमको ये सब डिटेल्स हमको लेके हमको आगे बढ़ना है। अदर्स डिटेल्स इंफॉर्मेशन में हमको ये सब चीजें चाहिए। कैसे अकाउंट मेंटेन होता है, कौन ऑडिट किया है, ये सारा चीज हमको यहाँ पे मेंटेन करना होगा अदर इंफॉर्मेशन। देन हम लोग को आ जाता है 6 नंबर पॉइंट जो है आपका क्यूडी, क्वांटिटेटिव डिटेल्स। यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट क्वांटिटेटिव ऑफ स्टॉक्स। एग्जाम्पल, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक था 500 यूनिट, परचेज हुआ है 2000 यूनिट, सेल हुआ है 1800 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक रहा 700 यूनिट। ये है आपका क्वांटिटेटिव डिटेल्स। यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल कितना हुआ है, ये पार्ट आपको डालना होता है आपको 6 नंबर पॉइंट में क्वांटिटेटिव डिटेल्स में। नो 7 नंबर पॉइंट, ये तो हम लोग मैंडेटरी वाला में सीख ही लिए। देन हम लोग आ जाता है ESR 8 नंबर, ESR, ESR क्लेम डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर। ये बेसिकली जो डोनेशन आपने किया है, डोनेशन टू अप्रूव रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए आपने इसको डोनेशन किया है, तो ये है आपका क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, 35CC और 35CC-D। ये आपका डोनेशन के लिए पर्पस यूज होता है, मतलब आपने अगर कोई साइंटिफिक कारण के लिए आपने अगर डोनेशन किया है तो आपका ये डिडक्शन इसी ESR खाते में एंट्री होता है ना। फिर हम लोग को आ जाता है शेड्यूल ICDS। अच्छा, उसके पहले हम लोग फिर अभी इनकम टैक्स पोर्टल में जाके दोबारा हम लोग अभी किए उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग आ गए इनकम टैक्स पोर्टल वाला पार्ट में। तो हमको अभी पता चल गया कि QD किस लिए है, ESR किस लिए है, ये हमको पता चल गया। तो ये 2 पार्ट हमको पता चल गया। अभी आपको ये 2 पार्ट अगर आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर आपके पास है, मतलब आपने अगर डोनेशन की है तो आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट में आगे बढ़ते जो है ICDS, TPS एंड शेड्यूल GST। शेड्यूल ICDS, ICDS क्या है? रिपोर्ट एडजस्टमेंट अंडर इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। ओके, ये एक्चुअली क्या है हम लोग एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। ICDS, it is a set of 10 tax consultancy rule issued by Income Tax Department. Okay, this rule tells business how to calculate taxable income. मतलब ये जो रूल्स है ICDS, ये रूल्स यही बताता है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है टैक्सेबल इनकम को। टैक्सेबल इनकम को आप कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, ये उसी का मेथड है ICDS। उसी का मेथड से आपको टैक्सेबल इनकम आपका निकल के आ जाएगा। कैसे, हम लोग अभी समझते हैं। जैसे मिस्टर आकाश ओन्स ए मोबाइल शॉप, उनका एक मोबाइल का शॉप है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक था 10 लाख रुपीस। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल टैक्स रूल्स द क्लोजिंग स्टॉक शुड बी 10,25,000। तो डिफरेंस कितना आ गया 25,000। दिस 25,000 इज एडजस्टमेंट इज रिपोर्टेड इन ICDS। यही जो 25,000 जो एडिशनल आपका एप्लीकेबल होगा, यही आपका ICDS में आपका एंट्री करना होगा आपको। तो मतलब आपको ICDS वाला आपको समझ में आ गया कि और अच्छे से हम लोग समझेंगे आगे जाके जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम लोग अपना पोर्टल में हम लोग एंट्री करेंगे, तो हम लोग इसको और बढ़िया से समझेंगे। इसके लिए अब तक के लिए अब लोग इसको समझ लीजिए कि ये एक है टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, एक मेथड है ना। उसके बाद शेड्यूल TPS से रिपोर्ट टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन ट्रांसफर प्राइसिंग, सेकेंडरी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ओके, ये क्या है ना, इसको हम लोग पूरा अच्छे से हम लोग इसको कवर करेंगे। शेड्यूल TPS है क्या? शेड्यूल TPS का फुल फॉर्म है टैक्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ओके, ये आपका ट्रांसफर प्राइसिंग में, जो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग में हम लोग इसको सीखेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या है, जब हम लोग कोई मल्टीनेशनल कंपनी और बिजनेस को कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ये उसी के रिलेटेड है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है नेक्सटजेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया का है। ओके, दूसरा एक कंपनी है
नेक्स्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। ओके, बोथ कंपनीज बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, दोनों कंपनी सेम ग्रुप का ही है, मतलब एक ही ग्रुप का है, अलग अलग कंपनी है, एक इंडिया का है, एक सिंगापुर का है, बट ग्रुप सेम है। एक ही ग्रुप का दो कंपनी है, एक इंडिया बेस है, एक सिंगापुर बेस है। नाउ नेक्स्ट जेन इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर सेल किया नेक्स्ट जेन सिंगापुर को। ओके, इसका प्राइस कितने लिया? मान लीजिए इसका प्राइस है मार्केट प्राइस, इस सॉफ्टवेयर का मार्केट प्राइस, मतलब नेक्स्ट जेन इंडिया इस सॉफ्टवेयर को मार्केट में दूसरा कंपनी में दूसरा किसी क्लाइंट को सेल कर रहा है 10 लाख रुपीस में। ओके, बट अपना ही सब्सिडी कंपनी है तो इसलिए उन्होंने इसको सेल किया 6 लाख में। देखिए ये टैक्स का खेल है, आपको समझ में आ गया, अपने ग्रुप के अंदर है तो मतलब उन्होंने कम दिखा के कम करके उन्होंने सेल किया है। ओके, बिकॉज सिंगापुर हैज लोअर टैक्सेस सो प्रॉफिट शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर। तो फिर क्या हुआ, इंडिया को लॉस हो गया टैक्स रेवेन्यू में, मतलब उन्होंने कम में बेचा, सिंगापुर का लोअर टैक्स रेट है तो इंडिया का लॉस हो गया। नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के व्यू में ये क्या है, द करेक्ट प्राइस शुड बी 10 लाख होना चाहिए जो एज पर मार्केट वैल्यू, बट दे इंक्रीज द इनकम बाय 4 लाख। तो उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नेक्स्ट जेन इंडिया को इनकम इंक्रीज कर दिया 4 लाख। जो उन्होंने 4 लाख कम में बेचा था तो उन्होंने नहीं बेच पाएंगे, आपको 4 लाख इनकम में ऐड कर दिया। तो इसी को बोला जाता है कि प्राइमरी एडजस्टमेंट। ओके, अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या, इवन दो इंडिया इंक्रीज द इनकम बाय 4 लाख द सिंगापुर कंपनी स्टिल हैज द 4 लाख रुपीज, मतलब उन्होंने 6 लाख में बेचा, जब भी 10 लाख में उनको खरीदना था उन्होंने 6 लाख में उसको परचेस किया, तो उनके पास अभी भी 4 लाख है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि वो 4 लाख रुपए इंडिया में बैक आना चाहिए। इंडिया का पैसा है 10 लाख में वो बिकना चाहिए था, पैसा 10 लाख में बिकेगा तो इन सिंगापुर कंपनी को 10 लाख रुपए ट्रांसफर करता, लेकिन उन्होंने 6 लाख रुपए ट्रांसफर किया, 4 लाख रुपए कम दिया। तो मतलब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है वो 4 लाख रुपए भी इंडिया में लाना है, इंडियन बैंक अकाउंट में वो 4 लाख रुपए को आना है। इसी को बोला जाता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। अगर वो नहीं लाया तो इसे एक डिम्ड लोन कहा जाएगा और इसको लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा कि नेक्स्ट जेन सिंगापुर को 4 लाख रुपए डिम्ड लोन करके दिया। इसी को बोला जाता है आपको टीपीएस, टैक्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। समझ गए आप लोग, ये किस लिए एप्लीकेबल है, टीपीएस है। नाउ देन हम लोग का पॉइंट है शेड्यूल जीएसटी, जो लास्ट पॉइंट है शेड्यूल जीएसटी। तो आप लोग को समझ में आ गया जीएसटी में कितना टर्नओवर है, बिजनेस टर्नओवर कितना है, बस इसी को एंट्री करना है। आपका जो जीएसटीआर आपको डाउनलोड करना है, जीएसटीआर में जितना आपको सेल दिखाएगा बस वही हो गया आपका टर्नओवर। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने जीएसटीआर डाउनलोड किया, जीएसटीआर में 48 लाख आपका सेल्स दिखा, वही आपको बिजनेस टर्नओवर इन आईटीआर में 48 लाख आपको दिखा। आशा करते हैं आज हम लोग बिजनेस वाला पार्ट भी सीख लिए, जस्ट लाइक इसके पहले इनकम वाला पार्ट सीख लिए, अभी हम लोग बिजनेस वाला पार्ट सीख लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।